दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आज इसी कड़ी में हम सुनेंगे शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्ण कली का भाग 3 मेरी यानी वंदना त्रिपाठी की आवाज़ में। एक बार जी में आया चिट्ठी फाड़ कर फेंक दे। क्या बड़ी दी रह गई है सरल देने वाली, जहाँ नहीं चाहती इतनी वही नीयत उसे बनी के बकरे से घसीट रही है। उसके भविष्य में अब बचा ही क्या था, पर इन नन्हे प्राणों के स्पंदन की क्या उसे कुछ भी चिंता नहीं है। सुदर्शन पठान पिता और पहाड़ी सुंदरी माँ की पुत्री निश्चय ही एक दिन अपूर्व सुंदरी होगी, और नारी सौंदर्य की विलक्षण पारखी बड़ी दी उसे फिर क्यों जाने देंगी। और क्या पता रूठी बड़ी दी उसे लेने यहीं आ जाए। पर पन्ना की चिंता व्यर्थ थी। वह पहुंची तो बड़ी दी अपने दल बल के साथ उसे स्टेशन पर लेने उपस्थित थी। परिचित स्नेही चेहरे को देखते ही पन्ना अपनी सारी चिंता, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक व्यथा भूल गई। यही तो उसका परिवार था। गोल चिकने चेहरे वाली नेपाली लड़की, चेहरे से भी बड़े जूड़े वाली बाड़ी सेन, जिसके होठों की हंसी धीरे धीरे बिजली सी चमकती, आंखों तक फैल जाती, और तब उद्भासित बड़ी आंखों की दिव्य दृष्टि मैत्री के दो हाथ फैलाकर देखने वाले को बांधकर सदा के लिए बंदी बना लेती। चीनी सुंदरी मी वांग, जिसकी तिरछी आंखें सामान्य से स्मित में बंद होकर रह जाती। तुर्की गुड़िया नीलोफर, जिसे माणिक ने कोहिनूर हीरे के दाम चुकाकर खरीदा था, और उन सबको अनुशासन की एक सामान्य सी खांसी का चाबुक मारकर ही सदी फौजी टुकड़ी सी साधने वाली स्वयं बड़ी दी के चेहरे को देखकर वह क्या कभी आज तक उनके पतले क्रूर होठों की दबी हंसी का रहस्य जान पाई है। उस स्मित में व्यंग था या करुणा, या वह मन ही मन प्रसन्न होकर कह रही थी, क्यों री अकड़बाज छोकरी, आखिर आई ना मेरी शरण में। या उस स्मित की सील मोहर लगाकर अंतर व्यथा के वाष्प का ढकना बरबस बंद कर रही थी बड़ी दी। देखते ही देखते पन्ना की गोदी की अमूल्य गठरी हाथों ही हाथों में उछलने लगी। अकेली माणिक ने ही उसे गोद में नहीं लिया। देखो तो बड़ी दी, कैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी भतीजी की। बाड़ी सेन गोदी के बंडल को लेकर उनकी ओर बढ़ गई तो चट से माणिक ने आंखें बंद कर लीं। मर कलमुही, ऐसे भला खासी हाथ बिटिया का मुंह देखूंगी। घर पहुंचते ही बड़ी दी का क्रोध स्वयं ही पहाड़ी कोयले सा विलीन हो गया। जो चेहरा कुछ क्षण पूर्व पन्ना के दुस्साहसी पलायन की स्मृति में फूलकर कुप्पा बन गया था, उसी पर उसकी चीर परिचित स्नेही मुस्कान थिरकती देख पन्ना के सिर का बोझ स्वयं ही उतर गया। बड़ी दी ने क्षमा कर दिया है उसे। एक अनोखी शांति से परिपूर्ण हो उसका चित्त प्रफुल्लित हो उठा। पीली कोठी का राजसी प्रांगण, गोल कमरे में अगरू चंदन की मनमस्त सुगंध, हवा में झूलते एक दूसरे से मृदु ठनक में ठनकते झाड़ पानूस के झुमके, दासियों की चहल पहल और गुदगुदे कालीन पर बिछी चांदनी पर लगा बड़ी दी का नृत्य का वही दिल्ली दरबार। एक असरफी से माणिक ने भतीजी का मुंह देखा तो चेहरा फफ हो गया। अरे पन्ना, तेरी यह बिटिया इतनी सावली कैसे हो गई री? तेरा ऐसा फिरंगियों का सा रंग, और विद्युत रंजन भी गोरा चिट्ठा। ये मोई कहीं अपनी कलूटी हीरा मौसी पे तो नहीं पड़ गई? एक उदासीन दृष्टि का ही उत्तर देकर पन्ना चुप हो गई। अकारण ही उसके गले में किसी का स्मृति गहवर अटक कर रह गया। कैसे कहे वह बड़ी दी से, जो मेरी बेटी थी उसे तुमने आज देखा होता तो ऐसे नहीं चौंकती। गोरा रंग, नीली आंखें और सुनहले बाल, विदेशी नाना का व्यक्तित्व ही उस क्षणिक अतिथि में साकार हो उठा था। तुम्हें भी बड़ी दी खूब मीन मेघ निकालना आता है। बाड़ी ने चट से बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। अब देखो तो तुम सब का भला कहाँ ऐसी काली है। अब सालीग्राम को तुम चंदन की बट्टी पर टिका दो तो और भी काला दिखेगा। बड़ी दी और छोटी दी ठहरी निखालिस मेम लो। इसी से उन सबकी गोदी में बेचारी अपना भी रंग फो बैठी। अब हम सबकी गोदी में देखो, आह क्या लग रही है, एकदम कृष्ण कली। पन्ना को हंसी आ गई। माणिक मुंह में पान तोपते का पीक गुलगुला रही थी, वैसे ही पीक को गालों में इधर उधर भरकर कहने लगी, बातें करना तो कोई बाड़ी से सीखे, तभी तो बैरिस्टर राय इस पर बढ़ोती निछाड़ कर देते हैं। बाड़ी दोनों लंबे चौड़े हाथों को नर्तकी के नमस्कार की मुद्रा में बांधकर झुककर माणिक के सामने खड़ी हो गई। गोदी की बच्ची को उसने माणिक के पैरों के पास रख दिया। तुम कहती हो एक बैरिस्टर राय? बड़ी दी,
तुम्हारे आशीर्वाद से 8-8 ऐसे बुढ़ऊ बगल में दबाए फिर रही हूँ कि जब चाहे जिसके चाहे 3-4 हजार उगलवा दूँ। इसे भी ऐसा आशीर्वाद दो बड़ी दी कि हमारी तुम्हारी तरह ही हमारी कृष्णकली भी राजरानी बने, सहस्त्र सहस्त्र हृदयों पर एक छत्र राज्य करे। माणिक ने कनकतियों से पन्ना को देखा। वह तो वहां होकर भी जैसे नहीं थी। शायद उसकी पुत्री को सावली कह दिया गया था, इसी से कुछ अनमनी सी हो गई थी बेचारी। चिंता क्यों करती है पन्ना? बड़ी दी ने उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा। मेरे पास उपटन के 3-4 ऐसे यूनानी नुस्खे धरे हैं कि अम्मा कहती थी कौवे को भी पोत दो तो उजला चिट्टा बगुला नजर आएगा। लाख रंग सावला हो छोटी दी। कालीन पर हाथ पैर मारती बच्ची को बाड़ी ने गोद में उठाकर गालों से लगा लिया। नाक देखती नहीं कैसी खटकी सी धार की धरी है। होठ आह क्या मनोहारी गठन है। यह ललाट, काले चिकनी घनी केस और 59-52 तोले की ये मन मृगी सी आंखें। तभी तो मैंने नाम धरा है इसका कृष्णकली। सहसा गोद में बच्ची को लेकर वह झूम झूम कर गाने लगी। कृष्णकली आमी तोराई बोली, कालो तारे बोले गाय रे लोग, मेघला दिने दिखे छिले में माठे, कालो में अर काली हरिद चोक। बाड़ी के बंसी से मीठे गले को किसी साथ संगत के बिना ही श्रोता को मोह लेने का वरदान प्राप्त था। स्वाभाविक मुकरियां, मीठे स्वर का सदा आरोह, जो कभी जादुई गति से आरोह की सोपान पंक्तियों में सुनने वाले को भी बरबस अपने साथ खींच ले जाता। उसके सुकुमार सावले चेहरे में से भी मेल खाता था। क्रूर नियति ने ही उस पढ़ी लिखी संभ्रांत कुल की आकर्षक अध्यापिका को पीली कोटी में पटक दिया था। पर उस कुंठाग्रत अध्यापिका को उसके जीवन ने नहीं दिया था, उसे वह सब पीली कोठी में ने पल भर में दे दिया था। वैभव, एक से एक दामी साड़ियाँ, विलास की ऐसी ऐसी अलभ्य सामग्रियाँ जिनके विषय में उसने कभी सुना भी नहीं था। एक दासी उठते ही बादाम रोगन की मालिश कर जाती, फिर दूसरी आकर हमाम में ऐसे ऐसे बात साल्ट छिड़क जाती कि चमड़ी यदि कोई छील कर भी तरा देता तब भी शायद उनकी मादक सुगंधित मांस मंजा में ही बसी रहती। कितनी बार उसे कितने सुपात्र देख देख कर नापसंद कर गए थे। आज उसकी ऐसी स्थिति है कि वह कितनों ही के सुपात्रों को नाक वो चढ़ाकर नापसंद कर देती है। अनाथा बाड़ी सेन के दरिद्र मामा किसी प्रकार का दहेज देने में असमर्थ थे। फिर वह असामान्य सुंदरी भी नहीं थी। किसी प्रकार पढ़ लिख कर उसने बीए की परीक्षा पास कर ली। इसी से जब मामा के विदुर मित्र रजनीकांत मित्रा ने उसे अपने गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिका का पद प्रदान किया तो उसे सहसा अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ था। कुमड़ो रजनी काका उसके मामा की पृथुल तोत के कारण उन्हें इसी विचित्र नाम से पुकारते थे। एक दिन कहने लगे, तेरी भांजी के लिए जब तक कोई सुयोग्य पात्र नहीं जुटता क्यों न इसे मेरे स्कूल में भेज दे। लड़की गुड़ी है, इतना अच्छा गाती है। हमारे यहाँ संगीत की कोई अध्यापिका है भी नहीं। मामा तो हमारे खुशी के रो भी पड़े थे। केवल चतुर मामी को यह मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव जरा भी नहीं रुचा। नौकरी करानी है छोकरी से तो क्या उसी रड़ुए मित्र का स्कूल रह गया है। एक तो अभागा स्वयं ही मैनेजर है, उस पर दिन रात तो उसकी कीर्ति सुनने में आती रहती है। मामी के उस प्रस्ताव का अनुमोदन न करने के कारण और भी था। सुबह से लेकर शाम तक बाड़ी उनकी गृहस्थी के कोलों में बैल सी जुती रहती थी। इसी बीच मामा को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। मामी को उनके भाई साथ लिवा ले गए और बाड़ी को रजनी काका ने स्नेहपूर्ण आग्रह से अपने पास रोक लिया। कुछ ही दिनों में लड़कियों के लिए एक बोर्डिंग हाउस की भी व्यवस्था करनी होगी। तुम नहीं रहोगी बेटी तो कौन उन्हें देखेगा। शायद उस स्नेहपूर्ण आत्मीय संबोधन ने ही बाड़ी को अटका लिया। पहले पहल चतुर रजनीकांत ने अपनी शरण में आई उस अनाथा किशोरी के साथ अपना व्यवहार ऐसा ही उदासीन एवं तटस्थ रखा कि बाड़ी को स्वयं ही उनको अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता। कभी सीमेंट जुटाने कटनी चले गए हैं, जब मिलते तो भी तो ऐसी रूखी बातें करते कि बाड़ी का शरीर जल उठता। तब वह क्या जानती थी कि वह कुटिल व्यक्ति अपनी उदासीनता से ही उसका विश्वास जीतना चाहता है। यह ठीक था कि पहनने ओढ़ने खाने पीने यहाँ तक कि उसकी संगीत शिक्षा का भी उन्होंने समुचित प्रबंध कर दिया था। एक अंधे म्यूजिक मास्टर उसे पक्के गाने की शिक्षा देने आते। संध्या को नित्य रजनी काका के परम मित्र दुलाल बाबू उसे रविंद्र संगीत सिखा जाते। पर रजनी काका उसे जब मिलते एक न एक बात से जता देते कि वे उस पर बहुत रुपया खर्च कर रहे हैं। गाना ठीक से सीख रही हो ना?
ये मत समझना कि दुलाल मेरे मित्र हैं तो तुम्हें मुफ्त में गाना सिखा रहे हैं। दोनों को तगड़ी तनख्वाह दे रहा हूँ। चारू तुम्हारे पास सोती है ना? अपनी एक पुरानी वृद्धा दासी की नियुक्ति उन्होंने बाड़ी के आते ही कर दी थी। हाँ काका बाबू सोती है, कहकर बाड़ी चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। उतनी बड़ी कोठी में बाड़ी एक प्रकार से बंदिनी का जीवन व्यतीत करती थी। शहर से दूर मित्र निपुंज एक प्रकार से जंगल में ही बसा था। अभी तक लोग उसके नए नाम की अवहेलना कर उसे उसके पुराने नाम से ही अधिक पुकारते थे, नील साहबेर कोठी। यह एक अंग्रेज साहब की बड़े शौक से बनवाई गई विराट कोठी थी, जिसने नील की खेती के से कभी लाखों रुपए पैदा किया था। मित्रा ने उसे मिट्टी के मोल खरीद उसकी उजाड़ भव्यता को एक बार फिर संवार लिया था। साहब के विदेशी रुचि से बने अतिथि भवन में अब उनकी दिवंगता पत्नी के नाम पर अमला गर्ल्स हाई स्कूल था। नील कोठी का जो कमरा बाड़ी को मिला था वह निश्चय ही उस साहब की मेम साहिबा का रहा होगा। दीवारों पर तब भी नाखून से चूने की एक दो पर्दे उखाड़ने पर शत पत्रांकित धूमिल गुलाबी वॉलपेपर निकल आता। एक बड़ा सा अंधा झाड़ फानूस टेढ़ा होकर नीचे तक झूल आया था। जहाज से पलंग पर थकी हारी बाड़ी सोने जाती तो स्वयं ही अज्ञात भय से उसका शरीर कांप उठता। इतने बड़े पलंग में उसकी गहरी देह जैसे डूब कर रह जाती। कुछ देर तक चारू अपने बरसों पुराने दमे की धोखनी चलाती रहती और फिर बड़बड़ाने लगती। अजीब शौक है बाबू का। घर की गरनी जब तक रही बेचारी का कभी मुंह नहीं देखा। काली थी तो क्या उसका दोष? मैं कहती हूँ जब देखने गए तो क्या आंखों पे पट्टी बंधी थी? आह कैसी लक्ष्मी बिटिया थी हमारी। एक रूप ही तो नहीं था। दहेज कितना लाई थी। किसकी बदौलत आज इस साहब की कोठी में राज कर रहे हैं। सब भूल गए हैं बाबू। अब मर गई तो उसके नाम का स्कूल बनवा कर टिसुए बहाते फिर रहे हैं। मैं कहती हूँ बाबा मेरी तो छुट्टी करो। जिसके साथ दहेज में आई थी जब वही नहीं रही तो मैं यहाँ क्या करूँ? नवद्वीप में भांजा है, वहीं जाकर निमाई के चरणों में दिन काट लूँगी। पर यह तो मारे भी नहीं और रोने भी ना दें। कभी कभी बाड़ी झुझला कर कह देती, ठीक है चारू, जाना है तो कल ही चली जाओ, मुझे क्यों सुनाती हो? काका बाबू से कहो ना। अरे काका बाबू। चारू अचानक उठकर बैठ जाती। उसकी झुर्री पड़ी लटकनों को बड़े कमरे का अंधकार और भी विभत्स बना देता, जैसे कोई काली डाइन आकर बैठ गई हो। मैं भी देखती हूँ कितने दिन भतीजी बनकर रहती हो। तुम जैसी बीसियों भांजियाँ भतीजियाँ इसी कमरे में शिकार हुई हैं। फिर उसके एक कदम निकट खिसक कर वो अपनी फुसफुसाहट कब्जे सुगलने लगती। भला चाहती हो तो बहाना बनाकर चुपचाप खिसक जाओ, समझी? फूल रेणु पुजारिनी अभया कृष्णा बेनू कितनी सौतों ने सताया मेरी मालकिन को। देखती नहीं दीवारों को? भला कुंवारी लड़की के कमरे में ऐसी नंगी तस्वीरें लटकाई जाती हैं। सचमुच ही आदमकद नग्न तस्वीरों को देखकर बाड़ी से इंसियर उठी थी, चाहे मेम ही क्यों ना हो। पर ऐसी तस्वीरें कौन लटकाता है? पर क्या सयाने काका बाबू को नहीं चाहिए था कि उसके आने से पूर्व उन्हें हटाकर कहीं और डाल देते? क्या पता चारू ठीक ही कह रही हो। पर अब वो जाए भी तो कहाँ जाए? हृदयहीना मामी को वह जानती थी। उसके भाई की व्याग्र दृष्टि ने उसे कुछ ही पलों में लीलने की जो निर्लज चेष्टा की थी उसे शायद मामी ने भी देख लिया था। इसी से उन्होंने भांजी को साथ ले चलने का कोई आग्रह भी नहीं किया था। न पिता के वंश में कोई बच्चा था न माँ के। रात रात जगकर वो भविष्य की योजनाएं बनाती, पर स्कूल पहुंचते ही काका बाबू का निर्विकार चेहरा देखकर उसके चित्त का कलुष उसे स्वयं लज्जित कर देता। ऐसे देवतुल्य व्यक्ति के लिए वो कैसी घिनौनी बातें सोचने लगी थी। ऐसे ही यदि होते तो क्या इन 7 महीनों में एक बार भी अपने कामी स्वभाव का परिचय नहीं देते? हो सकता है वे सब बातें चारू ने केवल इसलिए उसे सुनाई हो कि वो स्वयं ही भागकर उसका रास्ता साफ कर दे। तुम जब जाओगी तभी बाबू मुझे छुट्टी देंगे, वो प्रायः यही कहती रहती थी। पर चतुर गिद्ध क्या एकदम ही शिकार पर झपटता है? उसी छली पक्षी की भांति निर्मल आकाश में गोल गोल चक्कर काटते जब रजनीकांत अपने शिकार पर झपटे तो वह संभल भी नहीं पाई। चारू चारू उसने चित्कार से पूरी नीली कोठी को बुझा दी थी, पर उसकी करोड़ चीख बड़े बुर से टकराकर उसे ये कानों में हथौड़ों से पीटने लगी थी। चारू चारू, यह कोठी बुद्धिमान साहब ने बनवाई थी, इस खूबी से कि हर चीखने वाली की चीख टकरा टकरा कर उसी के पास लौट आती है, बाहर नहीं जाती। अपने नकली दांतों की हंसी को विद्युत अग्नि से उसे झुलसाता हुआ दाना उसकी पीठ थपथपाकर हंसने लगा था। आराम से यहाँ पड़ी रहो, यदि और कुछ मूर्खता कर बैठी
तो फिर स्वयं भुगतोगी। फुलरेणु की लाश को आज तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। बाड़ी की मांस मज्जा तक क्रोध से भस्म होकर रह गई। ये राक्षस फिर उसकी देह का स्पर्श करे, इससे तो अच्छा है वो स्वयं ही उसे ठिकाने लगा दे। इससे अच्छा अवसर अब मिल ही कर सकता था। चारू भी नहीं, पास ही रेल के स्टेशन से आती एक के बाद एक रेलगाड़ियों के आगमन प्रत्यागमन की सीटी वह नित्य सुनती थी। रजनीकांत के जाते ही वह द्वार खोलकर चुपचाप निकल गई थी। फिर कैसे, कब, किन किन गाड़ियों में दुबक कर बैठे वह बाकी पहुंच गई थी और वह स्वयं ही नहीं जान पाई। वहीं उसे माणिक मिल गई थी। उस दिन की काँप रही सहमी बड़ी बड़ी आंखों वाली वह सावली सामान्य सी किशोरी आज भरे भरे अंगों की छटा बिखेरती लावण्यमयी बाड़ी सेन थी। उसे यदि आज रजनी काका देखते निश्चय ही बूढ़े का हार्ट फेल हो जाएगा। बड़ी दी ने चुलबुली बाड़ी से हंसकर कहा, ला बता दे तो एक चिट्ठी डाल दूं। माड़ी से बाड़ी का ऐसा ही हास प्रयास चलता रहता था। पता तो दे देती बड़ी दी। यह मीर स्वर के साथ साथ बड़ी बड़ी पुतलियों को भी गोल गोल घुमाकर बाड़ी कहती, पर एक साथ इतनी सारी सुंदरी भतीजियों को देखकर कहीं उन्हें कुछ हो गया तब मेरा क्या 10-20 चाचा ताऊ है। फिर तो बाड़ी सेन के जो असंख्य दुलारे चाचा ताऊ थे उन्हीं के एक एक कर सब नाम गिनवाने लगती। उनकी सखियां और बाड़ी हंसती हंसती दोहरी हो जाती, अरे मरियो चुप करो अब बस। कभी अफरोज फिर चुटकी मारती, कभी सईदा, चटर्जी काका, राय काका, घोष कूड़ो, दस्तीदार, राज चौधरी काका, टॉमस अंकल, डेविड अंकल। हाय राम, दम फूल गया गिनते गिनते। हमारी बाड़ी सेन को तो आधा संसार इन ससुरे चचों से भरा है। माणिक फिर छौंक लगाती, अरे उसको भूल गई क्या? कुमुद रंजन मंडल, वह तो इनका सबसे बड़ा चाचा है। वही तो सुनता है इससे रविंद्र संगीत। बाड़ी रूठी बालिका सा अभूतपूर्व अभिनय करती, टुट्टी बहात दर कर तो न कुटती। खबरदार बड़ी दी, जो मेरे बूढ़े से कुछ कहा। अरे एक एक बाल सफ़ेद, खांसता है तो पूरा डेंचर निकल कर दूर छिटकता है। मुंह से लहसुन की बदबू, लकवे के झटके से गर्दन ऐसे हिलाता है जैसे कत्थक का नचैया हो। ऐसे प्रेमी बड़े भाग्य से जुटता है बड़ी दी। शायद प्रत्येक प्रेमी के घृणित व्यक्तित्व को घुटकर नीलकंठ बनने की उस अपूर्व क्षमता से ही बाड़ी सेन माणिक की सबसे मुँह लगी सदस्य बन गई थी। माणिक कहीं भी जाती बाड़ी सेन छाया की बातें उसके साथ रहती। पीली कोठी में एक से एक बिगड़ैल घोड़े आते, पर चतुर गहरेबाज की दक्ष बाड़ी सेन ही उन्हें अपने सदे चाबुक से साध लेती। पन्ना का पत्र पाकर क्रोध से बौखला गई थी माणिक। जब उसकी अनुपस्थिति में ही बड़े विश्वास से दिए गए चाबी के गुच्छे को मुंशी जी को सौंप कर भाग गई थी, तब क्या अभागी नहीं जानती थी कि गुच्छे में तिजोरी की चाबी भी धरी है। उस तिजोरी का वैभव क्या कुबेर के कोष से किसी अंश में कम था? ये ठीक था कि मुंशी जी उसके परम विश्वासी कर्मचारी थे, पर नियत बिगड़ते क्या कुछ देर लगती है। मैं उससे साफ साफ कह दूंगी, जहाँ जाना है चली जाए। पीली कोठी में ऐसे नमक हराम छोकरी को कदम नहीं रखने दूंगी मैं। रात भर पैर पकड़कर बाड़ी सेन ने ही उन्हें मनाया था। लाख हो छोटी दी, तुम्हारी छोटी बहन है। फिर इस निगोड़ी कोठी में एक बच्ची की तो कसर है, देख लेना कोठी गुलजार हो उठेगी। बाड़ी सेन की भविष्यवाणी सचमुच में सार्थक हो गई थी। जब देखो तब बाड़ी उसे गालों से लगाकर गाती रहती, कृष्ण कली आमी तोरई बोली, काले तोरे बोले गायर लोग। ए मनी कोरे कालो काजल मेघ, ज्येष्ठ मासे आसे ईशान कोने। ए मनी कोरे कालो कोमल छाया, आषाढ़ मासे नामे तमाल बने। ए मनी कोरे श्रावण रजनीते, हठात कुसी धनिये आसे चिते। कालो तासे एतई कालो होक दे, छिए तार कालो हरिण चुग। मैं उसे कृष्णकली कहता हूँ, गांव के लोग उसे काली ही कहते हैं। क्या ऐसे ही काले काजल मेघ जेठ के महीने के साथ ही ईशान कोण पर नहीं गिराते? क्या ऐसे ही आषाढ़ में काली कोमल छाया तमाल बन पर नहीं उतर आती? क्या ऐसे ही काली श्रावणी रजनी के बीच हृदय आनंद से पुलकित नहीं होता? काली कितनी ही काली क्यों ना हो, मैंने उसकी हिरने सी काली आंखें देख ली हैं। यही गाना गाते गाते भाव विभोर हो प्रौढ़ दुलाल बाबू उसकी ओर एकटक ऐसे निहारने लगते कि वो स्वयं ही शेयर कर आंचल ठीक करने लगती। आज वह उस भूखी दृष्टि का अर्थ समझ सकी है। बाड़ी, मुझे लगता है यह गाना तुम्हें ही देखकर लिखा गया है। उन्होंने पहले ही दिन कहा तो बाड़ी ने लजाकर माथा झुका लिया था। गोदी की नन्ही बच्ची को निहारती बाड़ी मन ही मन सोच रही थी, गाना मेरे लिए नहीं, इसके लिए लिखा गया है। असीम लाड़ और दुलार के बीच पल रही कृष्णकली
को मलिन कांति को माणिक ने के यूनानी उपटनों ने सचमुच उजला कर दिया था। छोटी दी, तुम्हारी लड़की का नाम अब बदलना पड़ेगा। देखती नहीं दिन पर दिन कैसा रंग निखरता जा रहा है निगोड़ी का। बाड़ी समय पाते ही उसे गोद में लेकर बैठ जाती। कभी कभी रात को भी वह उसे संग सुलाने उठा ले जाती। कली, कृष्ण कली, अमार कालो चांद, अमावस्या, कितने ही अटपटे नामों से पुकारती बाड़ी पगला सी जाती। कली जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसका सांवला रंग स्वयं ही गेहुअन आभा की कांति को स्पष्ट करता जा रहा था। बड़ी दी, पन्ना कहती, 5 साल की होते ही इसे मैं बोर्डिंग में डालूंगी। क्यों री, क्या अभी से इतनी भारी हो गई है बिटिया? नहीं बड़ी दी, बाड़ी ने इसे गोदी की ऐसी आदत डाल दी है कि गोदी से नीचे रखते ही चीखने लगती है। पन्ना का काम इधर बहुत बढ़ गया था। कई बार तो उसे रिकॉर्डिंग करवाने कलकत्ता भी जाना पड़ता था। एक बाड़ी से नहीं, पूरी पीली कोठी की दुलारी थी कली। जब से उसने चलना और तुतला तुतला कर बोलना सीख लिया था, बाड़ी सेन तो उस पर मरी मिटी जाती थी। बाड़ी से कहती थी तानीज, पन्ना से कहती थी तन्ना, और बड़ी दी से कहती थी तड़ी दी। कहो ककड़ी केला, बाड़ी उसे तोते सा पढ़ाती। ततरी तेला, चेहरे से भी बड़ी आँख घुमाकर खली कहती। हंसी का फवारा सा छूटने लगता। कभी कभी सज्जा सजाई गुड़िया सी कली को मुखरा बाड़ी दी के बड़े दरबार में लाकर दूध सी धुली चांदी में बैठा देती। अरे करती क्या है? बड़ी दी अड़बड़ाकर उठाने लगती। गीला कर देगी तो क्या हुआ? गंगा जल उठा उठाकर माथे पर धरेंगे तुम्हारे दरबारी तो सब पाप कलुष धुल जाएंगे। क्यों है ना रे मेरी कली? सिखाई बंदरिया सी कली न जाने कैसे सब कुछ समझकर नन्ही सी नाक चढ़ाकर हल देती। तेरी माँ कौन है बता दे तो मेरी सोना। बाड़ी चतुर नटनी की बात आकर्षक कली को अपनी अनुशासन की रस्सी पर साध कर पूछती। तन्ना, तेरा बाबा कौन है बेटी? बाड़ी फिर अपनी मुखरा चप्पल दृष्टि का डमरू बजाती। ये छब। कली अपनी तिनके सी तर्जनी पूरे दरबारियों को घुमा देती। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल माँ पर गई है। कुछ ही पलों में पूरे दरबार को अपनी नन्ही मुट्ठी में बंद कर कली बाड़ी की गोदी में खिलकती चली जाती। यह कली का अक्षरारंभ था। क्या डॉक्टर पैद्रिक ने ऐसी शिक्षा देने उसे सौंपा था? वरना कभी कभी अपनी दुर्बलता पर स्वयं ही क्षुब्ध उठती। डॉक्टर पैद्रिक के पत्र प्रायः ही आते रहते। अपने वायदे की पक्की निकली थी डॉक्टर पैद्रिक। कली के 6ठे जन्मदिवस पर उन्होंने पन्ना को एक कृतज्ञतापूर्ण लंबा पत्र लिखा था। कली की सुंदर तस्वीर को देखकर वो मुग्ध हो गई थी। इसकी सज्जा ही देखकर मैं समझ गई हूँ कि तुम इसे कितनी यत्न से पाल रही हो। क्या यह मुझे बताना होगा कि मैं तुम्हारी आजन्म कृतज्ञ बनी रहूंगी? पर मैं अपना वादा नहीं भूली हूँ। मैंने तुमसे इसे केवल 1 वर्ष पालने का अनुरोध किया था। तुमने तो इसे 5 वर्ष की बना लिया है। मेरी एक विधवा बहन इसी वर्ष नैनीताल आ गई है। वहीं के कॉन्वेंट में नन है। इसी से मुझे पूरी सुविधा है। ऐसे पवित्र वातावरण में निश्चय ही इसके जन्म का इतिहास धुलकर उजला निखर आएगा। यदि तुम्हें इसे नैनीताल पहुंचाने की सुविधा ना हो तो मेरी बहन स्वयं आकर ले जाएगी। पर हो सकता है पन्ना, तुम्हें इस छोटी सी अवधि में इस अभागी के लिए ऐसा मोह हो गया हो जिसका बंधन अब तुम्हें दिन पर दिन बांधता जा रहा हो। यदि ऐसा है तो मेरी डार्लिंग पन्ना, ईश्वर के दिए इस उपहार को तुम मेरे अभिनंदन सहित स्वीकार करो। तुम्हारी रोजी। हड़बड़ाकर पन्ना ने चिट्ठी पढ़कर फाड़ कर फेंक दी। अच्छा हुआ कमरे में बड़ी दी नहीं थी। सक्की बड़ी दी उसे चिट्ठी पढ़ते देखती तो आपत कर देती। किसकी चिट्ठी है, किसने लिखी है, क्या लिखा है देखूं। ये भी संभव था कि बड़ी दी अपने अधैर्य से उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ भी लेती। फिर क्या उस सूक्ष्म दृष्टि से पन्ना को छुपा सकती थी? हो सकता तो वह स्वयं ही डॉक्टर पैद्रिक के पास जाकर कली के जन्म का पूरा इतिहास ही जान लेती। उसी दिन कमरा बंद कर पन्ना ने चिट्ठी लिखकर स्वयं अपने हाथों से लेटर बॉक्स में डाल दी थी। कली को जब रोजी ने एक बार पन्ना की गोदी में डाल दिया है तो अब वह उसे नहीं जाने देगी। कली दिन पर दिन कितनी सुंदर होती जा रही है रोजी, उसने लिखा था। तुम शायद इसे देखने के पश्चात पहचान भी नहीं पाओगी। अब उस सावली मृगिन्नी सी बच्ची पर जैसे विधाता ने जादू की छड़ी फेर दी है। 5 ही वर्ष में यह 7-8 वर्ष की हृष्ट बालिका लगने लगी है। मुझे तो कभी कभी भय होता है रोजी कि यौवन कहीं असमय ही आकर इसे न दबोच ले। पत्र के उत्तर में रोजी ने स्वयं अपने आने की सूचना दी थी। अपनी बहन के साथ क्रिसमस मनाकर वे कली को देखने आएंगी। कई वर्षों से कहीं नहीं गई थी। पैरों पर का गठिया अब उन्हें एकदम ही पंगु बना दे रहा था। कुछ कहा नहीं जा सकता था। वैसे ही बिना लाठी के सहारे
वे एक पल भी नहीं चल पाती थीं। तुम्हारे पास आकर और उस कली को देख लेने पर मैं निश्चय ही बहुत स्वस्थ हो उठूंगी। मेरी दैनिक आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हैं, अतः तुम्हें कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। अगली रोजी उसकी आवश्यकताएं कैसी ही क्यों ना हो, पीली कोठी का एक ठसकेदार विदेशी अतिथियों की आवश्यकताओं को पहले नहीं निभा चुकी है, पर वह सर्वस्व त्यागनी तपस्विनी क्या इस परिवेश में एक रात भी रह पाएगी?